बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। श्रीलंका बांग्लादेश के बाद नेपाल में भी इनकलाब आ गया। नेपाल का इनकलाब बड़ी मुमासलत रखता है बहुत सारे ममालिक के जो जनूबी एशिया में जहाँ पे इनकलाबात आए हैं। ऐसी क्या वजूहात बनी कि जनरेशन जी जो कि 26 सोशल मीडिया की ऐप पर पाबंदी के बाद बेकाबू हो जाती है और बेकाबू यहाँ तक होती है कि वो हुकूमत का तख्ता उलट देती है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस नेपाल के इनकलाब के हवाले से चंद ऐसे मख्फी पहलू जो अभी तक सामने नहीं आए हैं वो आपको बताएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की नाज़रीन रिपोर्ट आई है, बड़े खौफनाक इंकशाफात किए गए हैं, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। मुल्तान में जलालपुर के मकाम पर क्यों सैलाब आया है, इसके पीछे भी एक बड़ी स्टोरी छुपी है कि ये सैलाब ने शहर का रुख क्यों इख्तियार कर लिया है। इससे कबल पंजाब के मुख्तलिफ जो है इलाकों में सैलाब आते रहे, लेकिन वो सैलाब जो है वो आपको पता है कि शहरों के रुख नहीं किए जाते थे उसके, लेकिन जलालपुर में पानी आने की वजह जो है बड़ी ख़ास है, वो इस स्टोरी में हम रिवील करने जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। श्रीलंका के बाद हमने ये देखा कि नेपाल में अब एहतजाज है, बांग्लादेश में इससे कबल हमें जो है वो देख चुके हैं इनकलाब आया, किस तरह से वहाँ पे स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए, गोलियों का सामना किया और उन गोलियों का सामना करने के बाद फिर वहाँ पे की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। सेम इसी तरह की स्टोरी नेपाल में हुई है। नेपाल में बज़ाहिर जो वजूहात बनी है इनकलाब की वो 26 सोशल मीडिया की ऐप्स जिसमें फ़ेसबुक, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम मुख्तलिफ ऐप शामिल हैं, उनकी बंदिश थी और काफ़ी अरसे से ये बंदिश थी। 8 सितंबर को जो है तलबा मुतहर्रिक हुए, उन्होंने कहा कि ये नहीं होने चाहिए। जनरेशन जी के तलबा बताए जाते हैं, यानी 95 से लेकर जो 2007 तक की जनरेशन है जो इस दौर में पले बड़े हैं, उस एज ग्रुप के लोग जो हैं ज़्यादा मुतहर्रिक हुए और उन्होंने कहा कि ये पाबंदी किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। आपको पता है कि जब एक मूवमेंट ट्रिगर करे और अवामी एहतजाज हो तो वो बड़ा अवामी एहतजाज जब बनता है तो मुख्तलिफ अवामिल भी इसमें शामिल हो जाते हैं। मुख्तलिफ अवामिल जब इसमें शामिल हुए तो सबसे बड़ा इशू बदअनवानी का आया, जो कि सियासतदानों की जानिब से है। वहाँ के सियासतदान जो अशराफिया फैमिलीज़ हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जिस तरह से वहाँ पे करप्शन हो रही है, उनके जो अकरबा परवरी है, ये सारे फैक्टर्स आ गए जिन्होंने इसको ट्रिगर किया। और फिर हमने वो मूवमेंट देखा कि जब साबिक वज़ीर आज़म की जो है अहलिया उनको जला दिया गया, जो वज़ीर आज़म मौजूदा वज़ीर आज़म थे KP शर्मा ओली, उनके घर पर पथराव किया गया, उनको मजबूर किया गया वो इस्तीफ़ा दे दें और वहाँ पे तलबा ने फिर जश्न मनाया, उनकी हुकूमत का तख्ता उलट के रख दिया। आर्मी आ गई, आर्मी को कंट्रोल संभालना लग पड़ा। मुसलसल 8 सितंबर से वहाँ पे फसादात जारी हैं और इस टाइम वहाँ का कंट्रोल उनकी आर्मी ने संभाला हुआ है। नेपाल में जो इस टाइम रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहाँ के रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 से 25 अफराद जो हैं इस सारे मामले में जहाँ बाग हो चुके हैं और इसके बाद फिर फ़ौज जो है अब तलबा से मुज़ाकरात कर रही है और तलबा से मुज़ाकरात के बाद सबसे पहला इक़दाम जो वहाँ पे किया गया है वो उनकी सोशल मीडिया ऐप्स को रीस्टोर कर लिया गया है, खोल दिया गया है वहाँ पे। इससे पहले हुकूमत का ये मौक़िफ़ था क्योंकि सोशल मीडिया ऐप्स जो है नेपाल के मुतल्लिका कानून जो वहाँ पे राइजुल वक्त कानून है उसके मुताबिक रजिस्टर नहीं कराई गई, तो इस वजह से उनकी रजिस्ट्रेशन का मसला था। वो कह रहे थे नेपाल में इन सोशल मीडिया ऐप्स को रजिस्टर होना चाहिए, इस वजह से बंद की गई थी। लेकिन इसका असल मकसद उस सच को छुपाना था जो सच का इज़हार सोशल मीडिया के ज़रिए होता है और वो होता आ रहा है। नेपाल में एक तारीख़ है नाज़रीन नेपाल की, यहाँ पे तकरीबन 1846 से लेकर तकरीबन 1951 तक 104 साल राना जो है ख़ानदान की हुकूमत रही। ये इस ख़ानदान की जो जबर भरी हुकूमत थी उसका तख्ता 1951 में उल्टा गया, फिर 1960 में इधर बादशाहत आई और पंचायती निज़ाम शुरू हो गया और ये पंचायती निज़ाम जो है वो तकरीबन 1990 तक 30 साल तक जारी रहा। फिर 1996 से लेके नाज़रीन 2006 तक यहाँ पर एक तहरीक चली और वो तहरीक जो है यहाँ की एक सियासी पार्टी ने चलाई थी। उस तहरीक में जो है बहुत सारे अफराद जो हैं लुक़मा अजल बन गए। ये मुसलसल एक रिटेलिएटरी मूवमेंट थी आमरीत के ख़िलाफ़ और बादशाहत के ख़िलाफ़, और इसमें 13,000 से ज़्यादा अफराद बताया जाता है कि जिन्होंने अपनी जानें खोईं और 7 से 8,000 पर मुश्तमिल एक फ़ोर्स बना ली गई थी जो कि अपनी फ़ोर्स के पैरेलल खड़ी थी, जिसने देही इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया था। 2006 में फिर एक नया इनकलाब आता है
और उसके बाद फिर नाजरीन यहाँ पर जमहूरियत की बहाली का अमल शुरू होता है। अब जो है वो एक सियासी अशराफिया जो है, जिस तरह पाकिस्तान की सियासी अशराफिया की बात करें, इस तरह नेपाल की जो सियासी अशराफिया है, उनके जो अकरबा परवरी है, उनकी बदउनवानी है, उसके ख़िलाफ़ लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे। और ये एक पूरी जो है कॉन्टेक्स्ट लेकर ये एहतजाज हुआ। और ये ट्रिगर कब किया, कोई भी एक फैक्टर नाज़रीन चाहिए होता है ट्रिगर करने के लिए, और जब एहतजाज ट्रिगर होता है फिर आप नहीं रोक सकते। फिर वहाँ की फ़ौज भी जो कि गोलियां बरसा रही थी, डायरेक्ट फायरिंग कर रही थी, जो कि वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही थी, आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही थी, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, उससे भी ये एहतजाज नहीं रुका। तलबा आए, तलबा ने घिराव किया, वहाँ की पार्लियामेंट को जलाया, वहाँ के वज़ीर आज़म के घर को नजर आतिश किया। वज़ीर आज़म उतरने के पी शर्मा ओली जो है इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर हो गए। और उसके बाद तलबा का ये जो मुतालबा है, 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बहाल कर दिया गया, फ़ौज ने कंट्रोल संभाल लिया। 8 सितंबर से मुसलसल वहाँ पर जो है वो अफरा तफरी का आलम है। और हम ये देख रहे हैं कि श्रीलंका के बाद बांग्लादेश और नेपाल, यानी साउथ एशिया के वो ममालिक जहाँ पे सियासी अशराफिया बदउनवानी करती है, जहाँ पे जबरो जुल्म का एक निज़ाम है, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके इनकलाबात आ रहे हैं और लोग तंग हैं, और लोग तंगी की वजह से वहाँ पे एहतजाज करते हैं, उन एहतजाज को रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है, एक पॉइंट ऐसा ट्रिगर होता है, एक वाक़या ऐसा होता है जिसके बायस फिर आप वो एहतजाज रोक नहीं सकते। वो ट्रिगर हो जाता है, लोग आ जाते हैं, लोग किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, लोग गोलियों की, अपनी जान की परवाह नहीं करते। और फिर हम एक स्टेज देखते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि इनकलाब की स्टेज आ गई है। लोगों ने उठा के ऐसा धोया है, वहाँ के सियासतदानों को पानी में डाल दिया है, किसी की बीवी को जला दिया है। तो ये हालत होती है कि जब आप कॉन्टीन्यूसली लोगों को सप्रेस करें, उन पर जबर करें, उन पर अपनी मर्जी व मंशा चलाएं, और उसके बाद फिर हालात क्या होते हैं ये आपके सामने है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की नाज़रीन एक रिपोर्ट आई है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया के अंदर दूसरा बड़ा मुल्क बन गया जो कि अपने लोगों की सर्विलेंस कर रहा है। ये सर्विलेंस के लिए सारा टेक्नोलॉजी है चाइना से ली गई है। चाइना सबसे पहला मुल्क है, दूसरा पाकिस्तान मुल्क है। इस टाइम 40 लाख अफराद ऐसे हैं जिनकी सर्विलेंस की जा रही है, जिनके उठने बैठने, खाने पीने, मैसेज करने, राब्तों का मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को पता है, उनके फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? ये हमारे जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इदारे कर रहे हैं। और ये 40 लाख अफराद को जो है वो सर्विलेंस के ज़रिए, निगरानी के ज़रिए जो है उनको पॉइंट आउट किया जाता है। अगर वो कोई बदअमनी फैलाते हैं तो स्टेट एजेंसीज़ पहले से जो है उनको उनके शर से रोकने के लिए उनको उठा लेती हैं, या फिर उसके ख़िलाफ़ जो है जो एक्शन होता है वो किया जाता है। इसी वजह से हमने देखा कि पार्लियामेंट में पिछले दिनों में एक कानून पास किया गया, और उस कानून का ताल्लुक था कि कोई भी एजेंसी किसी भी शख्स को सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि वो शक व शुबे की बुनियाद पर 90 दिन के लिए उठा सकती है और 90 दिन के अंदर उससे तफ्तीश कर सकती है। पार्लियामेंट ने ये आइन पास किया है। लेकिन आप कब तक लोगों की सर्विलेंस करते रहेंगे, कब तक लोगों पे एक अपनी पॉलिसीज़ इम्पोज करते रहेंगे? लोग सवाल करते हैं, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। इस क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि आप एक फ़ेज़ से निकल के दूसरे फ़ेज़ में जाएं, अपनी गलतियों की निशानदही करें, उन गलतियों से सीखें। लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तान भी उसी रविश पर चल रहा है जिस रविश पे हमने ये मुख्तलिफ़ ममालिक चलते देखे हैं। लेकिन जब हम इस पर बात करते हैं तो बात को रोका जाता है। ये इवन आप देख रहे होंगे कि ये नेपाल वाली ख़बर भी उस तरह से टेलीविज़न पर आपको देखने को नहीं मिल रही, बिकॉज राइट नाउ इन्हीं बातों की वजह से ये एहतजाज ट्रिगर हुआ था कि आपने मीडिया पे पाबंदी लगाई है, लोग सोशल मीडिया पे इज़हार करते हैं, आपने सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दिया है। और फिर उसके बाद लोग जो हैं करप्शन के ख़िलाफ़ आपके बोलते हैं, तो वहाँ पे एक करप्ट एलीट माफिया ऐसा है जो कि सारे निज़ाम पे छाया हुआ है, और वो लोगों की आवाज़ निकलने नहीं देता, लोगों को एहतजाज करने नहीं देता। फिर एहतजाज होते हैं तो लोग गोली की परवाह नहीं करते, सीधा जाके पार्लियामेंट को आग लगाते हैं या वज़ीर आज़म को पकड़ के उसकी धुलाई करते हैं, जो कि हमें नज़र आया। फिर इस्तीफ़े देने पे लोग मजबूर हो जाते हैं। हसीना वाजिद जैसी भाग जाती हैं और भारत जाके पनाह लेती हैं। तो ये हमारे पास इन सब चीज़ों से, इन सब मिसालों से पाकिस्तान के पास मौका है, लर्न करे, आगे बढ़े, इन चीज़ों को देखे और अपने आप पे क्रिटिसिज्म लेना, ख़ुसूसन जो मुख्तलिफ़ हुकूमत के हलकों पे क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उसको क्रिटिसिज्म को अलाउ करे। अभी भी मुख्तलिफ़ चैनल्स में, मुख्तलिफ़
लोगों के जो इख्तलाफ राय रखते हैं उनको पर पाबंदी है, उनको बात करने नहीं दी जाती, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनके यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान में भी चल रही हैं, और वो जो है एक आहिस्ता आहिस्ता वो प्रेशर कुकर जो है वो बने जा रहा है, लोग फ्रस्ट्रेट हैं, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल किस वजह से हो रही है? सारी सूरत हाल उस जुल्म और एक जबर का माहौल जो है, एक घुटन की फ़िज़ा जो है आपने कायम की हुई है, उस वजह से हो रही है। अगर पाकिस्तान ने इन तमाम ममालिक से ना सीखा तो हमें अंदेशा है कि खुदा ना करे कि पाकिस्तान का भी ऐसा हाल हो। हमारी कभी भी ये दुआ नहीं रही कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की बदअमनी हो या किसी भी किस्म पे पाकिस्तान पर कोई भी दुश्मन कुव्वतें हमला आवर हो, क्योंकि जब ऐसा इनकलाब बरपा होता है तो बहुत सारे शरपसंद अनासर होते हैं जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं और माल गनीमत भी लूटते हैं और वहाँ पे बदअमनी भी फैलाते हैं, लोगों की जानो माल को भी वो ख़तरे में डाल देते हैं। बहरहाल ये स्टोरी थी। जलालपुर में पानी क्यों आया? मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से जब सैलाब गुजरा तो वहाँ पे बंद तोड़ दिए गए, लेकिन मुल्तान का वो वाहिद इलाका है जहाँ पे दोनों तरफ जो हैं वो मजबूत पार्टियाँ थी। उन्होंने कहा, इस वाले ने कहा बंद नहीं तोड़ना, दूसरे वाले ने कहा बंद नहीं तोड़ना। तो जब बंद नहीं टूटे तो उसकी वजह यह बनी कि पानी जो है जलालपुर के अंदर आ गया और वहाँ पे जो है इस टाइम तबाही मची भी है, लोग शहर डूबा पड़ा। जबकि मुख्तलिफ इलाकों से जब गुजरा है तो शहर बचाने के लिए बंद तोड़े गए हैं। जब बंद तोड़ते हैं तो फसलों में पानी आता है, किसी मखसूस टोले की जो पावरफुल लोग होते हैं उनकी ज़मीनें डूब जाती हैं, तो वो चाहते हैं कि बंद किसी तौर भी ना टूटे। और बंद तोड़ा इस वजह से जाता है कि बंद टूटेगा, जो शहर में जाने से पानी रोक दें, बेशक फसलें तबाह हो जाएं, जानवर मर जाएं और किसी की कोई ज़मीन स्पेसिफिक है तो उसमें पानी आ जाए। लेकिन यहाँ पर जलालपुर पर बंद नहीं तोड़ा गया और इस वजह से शहर के अंदर पानी दाखिल हो गया। और ये वही वजह है इसकी कि वडेरा सिस्टम है, सियासत है, वहाँ पे पावरफुल लोग जो हैं, लैंडलॉर्ड जो हैं, वो बंद तोड़ने नहीं देते और इसी वजह से जब बंद नहीं टूटा तो आम आदमी का ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो पाकिस्तान में जी वफाकी वुज़रा की हालत देख लें, पाकिस्तान में बदउनवानी की रेशो देख लें, पाकिस्तान में वफाकी वुज़रा के बच्चों का कल्चर देख लें कि वो क्या किस तरह से करते हैं, किस तरह से कमा के कहाँ पे लगाया जाता है, किस तरह से पाकिस्तान में इस टाइम करप्शन अरूज पे है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हमने अपनी गलतियों से ना सीखा तो हम किसी बड़े हादसे से दो चार हो सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंवर ज़ेदी को इजाज़त दीजिए। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है नई खबरों के साथ। अल्लाह ने के बाद।